Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Muhammad Usaid Rehan and you're watching Study with Usaid. Last time we have gone through our unit number 4 of MDCAT, which was cell structure and its function. Today we are discussing unit number 7, which is enzyme. Enzyme क्या होते हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, आज हम ये देखेंगे। क्या एंजाइम के बगैर जिंदगी मुमकिन है? तो बिल्कुल भी एंजाइम के बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं है। पहली बात आपको बताता चलूं कि ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कैटालाइज करते हैं। कैटालाइज का मतलब स्पीड अप करते हैं रिएक्शंस को, या मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करते हैं। मेटाबॉलिज्म वो तमाम रिएक्शन होते हैं जो एट अ टाइम बॉडी के अंदर टेक प्लेस कर रहे हो या हो रहे हो बॉडी के अंदर, उन तमाम रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। एंजाइम्स वो रिएक्शन कैटालाइज करता है, उनको स्पीड अप करता है। तो पहली बात कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं और मोस्टली प्रोटीन की स्ट्रक्चर में से टर्शियरी स्ट्रक्चर पोजेस करती हैं। मोस्टली का वर्ड आप याद रखें, मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तमाम ग्लोबुलर प्रोटीन्स नहीं है। नंबर 2, दे स्पीड अप रिएक्शंस। इसका मतलब क्या है? स्पीड अप रिएक्शंस का मतलब है दे एक्ट एज कैटालिस्ट। मगर कौन से कैटालिस्ट? बायो कैटालिस्ट, बिकॉज़ दे वर्क इन अ लिविंग बॉडी। एंजाइम्स लिविंग बॉडी के अंदर वर्क करते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसलिए इनको बायो कैटालिस्ट भी कहा जाता है। कैटालाइज तो करती है रिएक्शन को, मगर इन लिविंग बॉडी स्पीड अप कर देंगे रिएक्शंस को, रिएक्शंस तेज हो जाएंगी। अगर तो बच्चों एंजाइम्स ना होना तो हमारी बॉडी के रिएक्शंस इतने स्लो हो जाएं कि लाइफ विल बी इम्पॉसिबल, लाइफ जिंदगी नामुमकिन हो जाए अगर एंजाइम्स ना हो। कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंक्रीज कर देती हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। रिएक्शन बहुत तेजी से होता है एंजाइम की वजह से। नंबर 2, डज नॉट अफेक्ट एंड प्रोडक्ट्स। ये नेचर को और प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट्स को कभी भी अफेक्ट नहीं करते। मगर मतलब कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है एंजाइम का उससे कोई ताल्लुक नहीं। एंजाइम उसकी नेचर को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट नहीं करेगा, उस पर असरअंदाज नहीं होगा। नंबर 3, दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन। मोस्टली एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं अपने एक्शन के अंदर, मतलब कि एक एंजाइम जो है वो एक ही तरह के रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, एक ही तरह के रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। अगर तो वो सुक्रेज है वो सुक्रोज की ही ब्रेक डाउन करेगा, अगर वो लैक्टेज है तो वो लैक्टोज की ही ब्रेक डाउन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमारे पास लैक्टेज है वो सुक्रोज की ब्रेक डाउन करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये अपने एक्शन के अंदर स्पेसिफिक होते हैं। एक एंजाइम एक ही तरह के रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है। अच्छा, अगला पॉइंट है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज बेसिकली द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए, चलाने के लिए एक मखसूस किस्म की एनर्जी चाहिए होती है जिसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी रिएक्शन उतनी तेजी से आगे जाएगा, उसका रेट उतना ज्यादा होगा। इसलिए बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी को जब एंजाइम कम करता है तो इसका मतलब है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाता है एंजाइम की मदद से, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। कम एनर्जी रिक्वायर्ड है रिएक्शन को चलाने के लिए, तो इसीलिए रिएक्शन जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। अगली बात, रिक्वायर एक्वस मीडियम। चैप्टर नंबर 3 ऑफ एमडीकैट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने पढ़ा वाटर के अंदर कि वाटर इज द मीडियम, वाटर इज द बेसिक मीडियम ऑफ लाइफ। बेसिक मीडियम ऑफ लाइफ में हाई पोलैरिटी डिस्कस की कि तमाम रिएक्शंस बॉडी के अंदर वाटर के अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं। इसलिए जो एंजाइम्स हैं उनको एक्वस मीडियम चाहिए, किसके लिए? अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अगर तो इनका मीडियम ड्राई होगा एंजाइम कभी भी फंक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि एक्वस मीडियम के अंदर मॉलिक्यूल्स एक फ्री स्टेट में होते हैं कि वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करें और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बना दें। अगली बात, सम ऑफ द एंजाइम्स रिक्वायर अ नॉन प्रोटीन पार्ट, जो कि प्रोटीन नहीं होगा, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर, कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर चाहिए होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं। एंजाइम्स कैन वर्क इन विवो एंड इन विट्रो। इन विवो का मतलब है लिविंग बॉडी के अंदर भी एंजाइम्स फंक्शन कर सकती है, अपना परफॉर्म। इन विट्रो का मतलब है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। एंजाइम्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं।
लिविंग बॉडी के अंदर भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी एंजाइम्स दोनों जगह पे फंक्शन कर सकती हैं। ये तो हो गए बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स। अगली बात है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। तो मोस्टली का लफ्ज मैंने जब यूज किया तो मैंने आपको कहा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। अच्छा, इसका मतलब है कि कुछ एंजाइम्स और तरह के भी हो सकते हैं, कुछ एंजाइम्स और तरह के भी हो सकते हैं। ऑल आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। Ribozymes are basically a class of enzymes which are found in ribosomes and made up of RNA. RNA के बने होते हैं, राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं। फेडरल की बुक ने इसकी एग्जांपल में लिखा है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज बच्चों एक एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है ट्रांसलेशन के दौरान, यानी कि जब आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को जो कैटालाइज करता है वो कौन सा एंजाइम है? पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। ये बात याद रखना। मोस्टली ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं और कुछ राइबोजाइम्स भी हो सकते हैं जो कि आरएनए से बने होते हैं। जो आरएनए से बने होंगे उनका ग्लोबुलर प्रोटीन्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अगली बात, एंजाइम बेसिकली आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। ये हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स से बने होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स। कई अमीनो एसिड्स होंगे, तकरीबन 10,000 से ऊपर होंगे जो कि एंजाइम बनाएंगे। अच्छा, जो बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं ना वो एंजाइम की शेप या स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, यानी कि एंजाइम के ग्लोबुलर पार्ट के अंदर बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इसकी शेप को या स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे। और कुछ अमीनो एसिड्स बच्चों इसकी एक्टिव साइड पे होंगे, एक्टिव साइड के ऊपर होंगे जो कि क्या करेंगे? कैटालिसिस करवाएंगे। फ्यू अमीनो एसिड्स आर या फ्यू अमीनो एसिड्स मेक अप द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम। फ्यू अमीनो एसिड्स, उसकी तादाद मुख्तलिफ बुक्स ने मुख्तलिफ लिखी है। फॉर एग्जांपल अगर तो मैं बात करूं बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक बोर्ड की, उसने क्या जी 2 to 12, मगर फेडरल ने लिखा है 3 to 12। मगर आपको अगर ये पूछा जाए पंजाब के बोर्ड के अंदर या यूएचएस के अंदर कि क्या है, तो आप लिखना है 3 to 12, 3 to 12। एक्टिव साइड क्या होती है? एक्टिव साइड इज बेसिकली अ चार्ज बेयरिंग साइड व्हिच इज 3 डायमेंशनल साइड। चार्ज बेयरिंग साइड है, इसकी एक डेफिनेट शेप होती है, 3D या 3 डायमेंशनल साइड है। कितने अमीनो एसिड से बनी होगी? 3 to 12 अमीनो एसिड से बनी होगी। एक्टिव साइड को फर्दर डिवाइड किया जाता है दो साइड्स के अंदर, एक को हम कहते हैं बाइंडिंग साइड, दूसरी को कहते हैं कैटालिटिक साइड। एक्टिव साइड के दो पोर्शन होंगे, बाइंडिंग साइड, कैटालिटिक साइड। बाइंडिंग साइड क्या करेगी? बाइंडिंग साइड बाइंड करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी। पहले वो पहचानेगी सबस्ट्रेट को, रिकॉग्नाइज करेगी, फिर सबस्ट्रेट को अपने साथ जोड़ेगी, यानी कि एंजाइम के साथ जोड़ेगी सबस्ट्रेट को। एंजाइम के साथ जब सबस्ट्रेट को जोड़ेगी तो उधर एक नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन पैदा होगा, यानी कि एक टेम्पोरेरी इंटरेक्शन पैदा होगा जिसको नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन कहेंगे। इट मे बी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इट मे बी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज अ नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन। कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बनेगी इसमें, ये एक नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन है, यानी कि परमानेंटली अटैच होगा सबस्ट्रेट एक्टिव साइड के साथ, टेम्पोरेरीली अटैच होगा। जैसे ही ये नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन इस सबस्ट्रेट और बाइंडिंग साइड की, तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन गया जिसको ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इट एक्टिवेट्स कैटालिटिक साइड। ये कैटालिटिक साइड को एक्टिवेट कर देगा, यानी कि जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना तो हमारी कैटालिटिक साइड एक्टिवेट होगी। क्या होगा ये? कैटालिटिक साइड एक्टिवेट होगी एंड इट ट्रांसफॉर्म्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम बनेगा और प्रोडक्ट बनेगा। अब इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट जो है वो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट के अंदर, और एंजाइम जो था वो एज इट इज एट द फाइनल ऑफ द रिएक्शन हमें मिल गया, वैसे का वैसे ही मिल गया। ये थी कैटालिटिक साइड और बाइंडिंग साइड। आगे बात करूंगा मैं आपसे एंजाइम की टाइप्स के ऊपर, यानी कि एंजाइम्स को क्लासिफाई किया जाता है दो टाइप में। पहली है सिंपल एंजाइम्स। सिंपल एंजाइम बच्चों वो होते हैं व्हिच कंसिस्ट ऑफ ओनली प्रोटीन्स, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होते हैं, कोई कोफैक्टर नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, सिर्फ प्रोटीन्स। इनको हम प्रोटियो एंजाइम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम इनको प्रोटियो
एंजाइम भी कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन एंजाइम्स के अंदर मैं एग्जांपल अगर दूं तो वो है पेप्सिन की। पेप्सिन से एक और बात कहूं कि सम एंजाइम्स, कुछ एंजाइम्स अगर अपनी एक्टिव फॉर्म में हो ना तो वो डैमेज कर सकते हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को या इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जांपल पेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजेन के अंदर होता है स्टमक के अंदर। अगर तो ये पेप्सिनोजेन के अंदर ना हो, पेप्सिन के अंदर ही हो, एक्टिव फॉर्म के अंदर हो, तो ये हमारे स्टमक को खा जाएगा बच्चों, हमारे स्टमक को खा जाएगा, बिकॉज़ स्टमक इज आल्सो प्रोटीन होता है स्टमक, तो ये हमारे स्टमक को खा जाएगा बिकॉज़ पेप्सिन एक्ट्स ऑन प्रोटीन। तो ये एक नेचर ने इंसान के ऊपर मेहरबानी की है कि पेप्सिन की तरह के पोटेंशियली डैमेजिंग एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद होते हैं। अच्छा, ये हो गए सिंपल एंजाइम्स जो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर 2 आर होलो एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। होलो एंजाइम्स और कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स क्या होते हैं? ये प्रोटीन पार्ट के साथ अगर हम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप को या कोएंजाइम को जोड़ दें या एक पॉलीपेप्टाइड चेन को जोड़ दें तो हमारे पास एक होलो एंजाइम बनता है। ये कंप्लीट एंजाइम होता है। इसको कहते हैं होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। इसमें जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम and the non-protein part is known as cofactor। non-protein part cofactor होता है और protein part apoenzyme होता है। बच्चों फॉर एग्जांपल तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज, एंजाइम की एक्टिव फॉर्म कौन सी है? आपको कहता है कि सिंपल एंजाइम या होलो एंजाइम, तो आपने कहना बोथ ऑफ दीस आर एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, क्योंकि सिंपल एंजाइम भी एक्टिव होते हैं और होलो एंजाइम भी एक्टिव होते हैं। प्रोटीन पार्ट आ गया एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। अच्छा, कोफैक्टर क्या करता है? कोफैक्टर के 3 फंक्शन हैं। दे डू प्रॉपर फंक्शनिंग, यानी कि कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर रिक्वायर होते हैं अपना काम प्रॉपर्ली करने के लिए, अपना काम मुकम्मल करने के लिए कुछ एंजाइम्स को कोफैक्टर रिक्वायर होते हैं। नंबर 2, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करता है। नंबर 3, दे समटाइम्स का लफ्ज बहुत जरूरी है। समटाइम्स कोफैक्टर जो है वो केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा एक रिएक्शन के लिए, रिएक्शन की कंप्लीशन के लिए कोफैक्टर केमिकल एनर्जी भी प्रोवाइड कर सकता है। तो ये 3 बेसिक फंक्शन है कोफैक्टर के। अच्छा जी, एक आपको चीज इधर मैं बना के दिखाता हूं। समझ रहे हैं कि ये एक एंजाइम है मेरे पास, ये ऐसे करके ये एक एंजाइम है मेरे पास। अच्छा, अब जो मेरे पास सबस्ट्रेट है ना बच्चों इस एंजाइम का, वो ये है, ये रफ सा मैंने सबस्ट्रेट बनाना है, वो ये है एंजाइम का सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है। मैं इसको कहता हूं एक्टिव साइट एंड इट इज सबस्ट्रेट, SUB मैंने लिख दिया सबस्ट्रेट। अच्छा, अब बच्चों ये इधर लग सकता है, जुड़ सकता है, मगर ये वाला जो जगह ना दूसरा पोर्शन ये खाली रह जाएगा। अब इधर क्या होगा, हमारे पास एक ब्लैक कलर का, जो मैं ब्लैक से बना रहा हूं, चीज आएगी जिसको नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ये ब्लैक कलर का नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको कोफैक्टर कहते हैं, ये जब इधर आके लगेगा और ये वाला सबस्ट्रेट इधर लग जाएगा, यानी कि ऐसे कोफैक्टर आके लग गया इधर और सबस्ट्रेट जो था वो भी एक्टिव साइट पर आकर लग गया या बाइंड हो गया। तो ये हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। अगर बच्चों ये ब्लैक कलर का नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर हमारे पास ना होता तो ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता था। इसलिए वो कहता है कि कोफैक्टर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अगली चीज है कि कोफैक्टर के टाइप्स के ऊपर बात करूंगा। कोफैक्टर बच्चों बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक्टिवेटर, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। इनके फीचर्स देख लें तो नेचर की अगर बात की जाए तो एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक आयंस होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस। कोएंजाइम जो होंगे वो ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे, इसी तरह प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होंगे वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर होंगे। बॉन्ड की बात की जाए कि कौन कौन सा बॉन्ड बनाएंगे या किस टाइप की इंटरेक्शन डेवलप करेंगे, एक्टिवेटर वीक टाइप की इंटरेक्शन बनाता है, यानी कि इसकी इंटरेक्शन कमजोर हो सकती है।
ये डिटैचेबल है, ये उतर सकता है। कोएंजाइम की इंटरेक्शन भी वीक है, मगर प्रोस्थेटिक ग्रुप स्ट्रांगली बॉन्डेड होता है, यानी कि ये दोनों नॉन कोवैलेंट इंटरेक्शन से बॉन्ड होंगे, किसके साथ? एक्टिव साइट के साथ। मगर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा ये एंजाइम के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होगा, स्ट्रांग बॉन्ड फॉर्म करेगा एंजाइम के साथ। डिटैचेबल इन नेचर कौन कौन है? एक्टिवेटर वीक बॉन्ड है, डिटैचेबल इन नेचर। कोएंजाइम वीक बॉन्ड है, डिटैचेबल इन नेचर। मगर प्रोस्थेटिक ग्रुप कोवैलेंट इंटरेक्शन डेवलप की हुई है भाई साहब ने, तो ये परमानेंटली अटैच्ड है, ये डिटैच नहीं हो सकता, ये उतर नहीं सकता प्रोस्थेटिक ग्रुप एंजाइम के ऊपर से, ये परमानेंटली अटैच्ड है। बाकी ये जो दो हैं कोएंजाइम और एक्टिवेटर, ये टेम्पोरेरीली अटैच्ड है। एग्जांपल्स की बात की जाए तो एक्टिवेटर के अंदर मेटालिक और नॉन मेटालिक एंजाइम्स, जिनमें हमारे पास क्लोराइड आयन आ जाता है जो कि सिल्वरी एमिलेज के अंदर होता है, और इसके अलावा मैग्नीशियम आयन आ जाता है जो कि फॉस्फेटेजेस के अंदर होता है, जो फॉस्फेटेजेस एंजाइम होती है। इसके अलावा कोएंजाइम की अगर बात की जाए तो इसके अंदर NAD और FAD होती है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइफॉस्फेट, सॉरी निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, NAD FAD। और जो कोएंजाइम होते हैं ना, दीज आर मोस्टली डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स, ये विटामिन से बने होते हैं, विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। अच्छा बच्चों, प्रोस्थेटिक ग्रुप की अगर बात करूं, इसकी एग्जांपल्स में क्या आती हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप की एग्जांपल में हमारे पास साइटोक्रोम आता है। जब हमने चैप्टर नंबर 2 बायोएनर्जेटिक्स पढ़ा तो उसमें हमने साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी पढ़े थे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। उसमें दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेजेस एंड साइटोक्रोम रिडक्टेजेस। तो बच्चों जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज थे ना, उसमें बेसिकली ये साइटोक्रोम पाया जाता है जो कि एक ऑर्फानिल रिंग होता है और इसका सेंट्रल एटम आयरन होता है। ये साइटोक्रोम प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि परमानेंटली अटैच्ड होता है और उतर नहीं सकता। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम की बात करता हूं मैं। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, कैटालिटिक साइड रिएक्शन को कैटालाइज किया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स डिटैच हुआ और हमारे पास एंजाइम एज इट इज आ गया और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ये फंक्शन कैसे परफॉर्म हुआ, ये सवाल आता है और ये एमसीक्यू भी आ चुका है 2022 के यूएचएसपी पेपर के अंदर। वो कहता है कि एक्टिव साइट के अंदर जो रिएक्शन होता है ना, वो कैसे होता है, एंजाइम क्या करता है। बेसिकली बच्चों, एंजाइम चेंज लोकल कंडीशंस इनसाइड एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के अंदर की लोकल कंडीशंस को एंजाइम चेंज कर देगा, कंडीशंस को चेंज करेगा। पीएच में चेंजिंग हो सकती है, टेंपरेचर में चेंजिंग हो सकती है, और इसके अलावा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में चेंजिंग हो सकती है। तो यानी कि लोकल कंडीशंस चेंज करेगा इनसाइड एक्टिव साइट और इसकी मदद से एंजाइम रिएक्शन कैटालाइज करवा देगा। अगली बात, बुक पे ना हमारी उसने एक सीरीज ऑफ रिएक्शन बनाया हुआ है ऐसे करके, उसमें उसने दो टर्म्स जिक्र किए, फीडबैक इनहिबिशन एंड प्रीकर्सर एक्टिवेशन। फीडबैक इनहिबिशन का मतलब ये है एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम रेगुलेटेड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट। आप इसको गौर से देखें, ये ए है जिसको मैंने सबस्ट्रेट का नाम दिया, ये ई है जो कि फाइनल प्रोडक्ट है, बी सी और डी ये इंटरमीडिएट्स हैं जो कि रिएक्शन के दरमियान में बनते हैं। ये सबस्ट्रेट है ए और ई जो फाइनल प्रोडक्ट है। E1 एंजाइम 1 है, E2 एंजाइम 2, E3 एंजाइम 3, E4 एंजाइम 4। अब बच्चों इधर से देखें कि जो सबस्ट्रेट है वो किसको कंट्रोल कर रहा है, चौथे एंजाइम को। दूसरी बात, ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये किसको कंट्रोल कर रहा है, एंजाइम नंबर 1 को, एंजाइम नंबर 1 को। यानी कि जब फाइनल प्रोडक्ट रेगुलेट करेगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम नंबर 1, फाइनल प्रोडक्ट रेगुलेट करेगा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम नंबर 1 या उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, इसको मैं कहूंगा फीडबैक इनहिबिशन, कि फाइनल प्रोडक्ट ने रेगुलेट कर दिया एंजाइम नंबर 1 को, रोक दिया रिएक्शन पीछे से। इसी तरह प्रीकर्सर एक्टिवेशन एक टर्म है, यानी कि इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कॉज इंक्रीज इन रेट। मतलब कि बच्चों हमारे पास इधर बहुत सा सबस्ट्रेट आ गया जिसको हमने प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए एक सीरीज ऑफ रिएक्शन के अंदर। अब क्या होगा, जो इधर ज्यादा से ज्यादा सबस्ट्रेट पाया जाएगा ना, वो एंजाइम 4 को कहेगा कि भाई साहब आप रिएक्शन को तेज कर दें, आप एक्टिवेट हो जाइए इसे, क्योंकि हमने रिएक्शन जल्दी परफॉर्म करना है।
तो ये इसकी कंसंट्रेशन में इंक्रीज की वजह से, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज की वजह से एंजाइम नंबर 4 एक्टिवेट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं प्रीकर्सर एक्टिवेशन, यानी कि इसकी एक्टिवेशन पहली होगी, प्रीकर्सर एक्टिवेशन होगी। और इसी तरह रिएक्शन एक सीरीज में कैटालाइज होता जाएगा और जल्दी कैटालाइज होगा। इनकी एग्जांपल में हमारे पास फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है, जिनमें रिएक्शंस ऐसे कैटालाइज होते हैं। अच्छा, तो बच्चों ये था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के बाद हम मॉडल ऑफ एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन बेसिकली हमारे पास दो हैं। फर्स्ट वन वाज लॉग एंड की मॉडल एंड द अदर वन इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। अब इनके बारे में बात करूंगा। इनमें हुआ क्या, लॉग एंड की मॉडल जो है ना वो 1894 के अंदर एमिल फिशर ने दिया। कुछ बुक्स के अंदर ये डेट 1890 भी है, मगर 1894 करेक्ट डेट है। एमिल फिशर ने ये लॉग एंड की मॉडल दिया। अब इसके अंदर सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, वो कहते हैं जी सबस्ट्रेट क्या है, लॉग है या की है। तो बच्चों आपने एक बार याद रखनी है कि लॉग कौन होगा और की कौन होगा। जो लॉग होगा ना वो एक सबस्ट्रेट होगा और की जो है वो एंजाइम है। यानी कि लॉग जो है वो सबस्ट्रेट है और की जो है वो एंजाइम है। ये मैं बात आपको अभी थोड़ी देर तक समझाता हूं। सबसे पहले हम देख रहे हैं कहता क्या है, एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी शेप के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी। नो मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इन एक्टिव साइट बिफोर एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। नंबर 3, एक्टिव साइट एक्ट एज अ टेम्पलेट के तौर पे एक्ट करेगा। इस मॉडल के मुताबिक उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आ सकती, कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। नंबर 4, वो एंजाइम्स जो कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल के ऊपर इंड्यूस्ड फिट मॉडल कह दिया, लॉग एंड की मॉडल के ऊपर जो एंजाइम्स एक्ट करेंगे या इसको फॉलो करेंगे उनको नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स कहा जाता है, जिसमें हमारे पास है सुक्रेज और माल्टेज। सुक्रेज सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है, माल्टेज माल्टोज के ऊपर एक्ट करता है। ये नॉन रेगुलेटरी एंजाइम है जो कि एक ही तरह के स्पेसिफिक एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, अदर रिलेटेड रिएक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकते, एक ही तरह के स्पेसिफिक रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। इनको हम कहते हैं नॉन रेगुलेटरी एंजाइम्स। आखिरी चीज है जिसमें कि एबिलिटी टू कैटलाइज वन रिएक्शन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। वो वाले एंजाइम्स जो कि सिर्फ एक ही तरह के रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है कि ये एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी परफॉर्म कर रहे हैं। एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी परफॉर्म कर रहे हैं, एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी। इनके अंदर जो हमारे पास एग्जांपल में एंजाइम आता है वो है जी यूरिएज। यूरिएज जो कि लिवर के अंदर होगा और ऑर्निथिन साइकिल चलाएगा, वो वाला यूरिएज। ये यूरिएज एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी परफॉर्म करता है। इट मींस इट कैटलाइज ओनली वन टाइप ऑफ रिएक्शन। अच्छा, लॉग एंड की मॉडल में आप देखें कि एक लॉग को ऑब्जर्व करें। एक लॉग जो है वो एक सबस्ट्रेट है, उसको आपने एक दफा सपोज कर लें कि लॉग जो है वो सबस्ट्रेट है और एंजाइम जो है वो की है। की चाबी एंजाइम। जो चाबी के ऊपर दंदाने बने हुए हैं ना, चाबी के ऊपर जो दंदाने बने हुए हैं वो क्या है, वो एक्टिव साइट है। वो क्या है, एक्टिव साइट है। इसका मतलब है कि लॉग के अंदर जब हम की इंसर्ट करते हैं, यानी कि एक्टिव साइट के ऊपर जब हमारे पास सबस्ट्रेट आता है तो वो कैटलाइज करता है रिएक्शन। ये लॉग एंड की मॉडल ने हमें बताया कि एक्टिव साइट वैसे का वैसे रहेगा, कोई एक्टिव साइट में या चाबी के दंदानों में कोई भी चेंज नहीं आएगी। नंबर 2, इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या है। इंड्यूस्ड फिट मॉडल एक अमेरिकन साइंटिस्ट था जिसका नाम था डैनियल पोर्शनेट। उसने 1959 में लॉग एंड की मॉडल को मॉडिफाई कर दिया और इसको नाम दिया इंड्यूस्ड फिट मॉडल का। इंड्यूस्ड फिट मॉडल क्या कहता है, इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहता है एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, बल्कि ये तो फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये नहीं है कि इसमें ह्यूज मॉडिफिकेशन आ सकती है। फ्लेक्सिबल का मतलब इधर ये है कि एक्टिव साइट के अंदर स्लाइड मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं, स्लाइड मॉडिफिकेशंस आ सकती हैं। जैसा सबस्ट्रेट होगा एक्टिव साइट उसके मुताबिक अपने आप को स्लाइडली मॉडिफाई करेगा। तीसरी बात, इट कैन कैटलाइज मोर देन वन काइंड ऑफ रिलेटेड रिएक्शंस।
जो कि इंड्यूस फिट मॉडल कहता है कि जो एक्टिव साइट है वो एक से ज्यादा रिलेटेड रिएक्शन को भी परफॉर्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये हर एक रिएक्शन के लिए अपनी एक्टिव साइट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेगा, स्लाइटली मॉडिफाई हो जाएगा। बच्चों अगर पूछा जाए इन दोनों मॉडल में से कौन एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बताता है, तो ये दोनों मॉडल ही एंजाइम की स्पेसिफिसिटी बताते हैं। मगर सबसे पहले किसने बताई? सबसे पहले लॉग एंड गेन मॉडल ने बताई। अगली चीज, इंड्यूसमेंट मॉडल क्या कहता है? इंड्यूसमेंट मॉडल कहता है जी कि वो एंजाइम जो कि इस मॉडल को फॉलो करेंगे उनको हम रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स कहेंगे। रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स, रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम्स में हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम की एग्जांपल है। इसका मतलब है इट कैन कैटालाइज मोर देन वन काइंड ऑफ रिलेटेड रिएक्शन। उसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, इसी बुक के अंदर मौजूद है। कैसे? कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ना वो एक तो कार्बोनिक एसिड H2CO3 की फॉर्मेशन में हेल्प करता है हमारी, या उस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। दूसरा ये हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को भी मिलाता है, यानी कि दो रिएक्शंस जो कि सिमिलर तरह के हैं उनको कैटालाइज करता है। इसलिए ये एक रेगुलेटरी या एलोस्टेरिक एंजाइम है। इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एग्जांपल आपने याद रखनी है, पूछी जा सकती है। बच्चों ये तो थे हमारे एंजाइम्स के दो मॉडल्स, एंजाइम्स के दो मॉडल्स जिसमें लॉग एंड की मॉडल था और इंड्यूसमेंट मॉडल था। ज्यादा जो एक्सेप्टेबल है वो इंड्यूसमेंट मॉडल है। लॉग एंड की मॉडल पुराना मॉडल है और ये कुछ एंजाइम्स के ऊपर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।